थॉमस एल्वा एडिसन ने कहा था, सफलता में 1% योगदान प्रतिभा का होता है, बाकी जो शेष आपका 99% योगदान है वो आपके परिश्रम का होता है। यानी आप परिश्रम किस तरीके से करते हैं, यह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मीन्स आपके अंदर प्रतिभा जन्म से कोई नहीं है, केवल 1% प्रतिभा है। बाकी अगर आप लगातार निरंतर मेहनत करते रहते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि थॉमस एल्वा एडिसन हजारों एक्सपेरिमेंट करने के बाद तब जाके वो सफल हुए और अंत में बल्ब का आविष्कार किया। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर वन डे एग्जाम में। स्टडी फॉर वन डे एग्जाम का यह उद्देश्य है कि आप लोग सिलेबस को पढ़ने के चक्कर में कहीं जो है उलझ कर ना रह जाएं केवल सिलेबस में ही, बल्कि आप उस सिलेबस से निचोड़ निकाल कर उसको समझ सकें। इस तरीके से हमारा प्रयास है, और इस प्रयास में आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको स्टडी फॉर वन डे एग्जाम चैनल पर बने रहना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसके अलावा आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वन डे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब आप समझ रहे होंगे कि प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं, कहाँ से नहीं पूछे जा रहे हैं। उन सभी से संबंधित अब तक कितने भी वीडियो हमने बना दिए हैं। अगर आप उन सबको पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आने वाली परीक्षाओं में आप निश्चित रूप से सबसे 10 कदम आगे होंगे। आइए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास हमारी, जैसा कि आप लोगों को डिस्प्ले पर दिख भी रहा होगा, कि नागरिकता है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 2 में किया गया है। आज हम समझेंगे विस्तृत रूप से कि भारतीय संविधान की नागरिकता को अर्जित करने के लिए, मीन्स भारत के नागरिकता को अर्जित करने के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं और किन प्रावधानों का उल्लंघन करने पर हमारी नागरिकता निरस्त की जा सकती है। बिना किसी देरी के आइए प्रारंभ करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 ये महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है, तो भाग 2 में। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, तो अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 में इसका उल्लेख किया गया है। ये महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट इसमें दिया हुआ है, नागरिकता संबंधी कानून बनाने की पूर्ण शक्ति संसद को दी गई है। पूर्ण शक्ति संसद को दी गई है, न कि इसी राज्य को। ऐसे आप समझ सकते हैं कि इसमें 2 पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि नागरिकता संबंधी प्रावधान बनाने की शक्ति संसद को दी गई है, यानी कि यह केंद्र सूची का विषय है, न कि राज्य सूची का। और अगर इसी से हम एक और बात करना चाहें तो यह भी कह सकते हैं कि इसमें एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, क्योंकि अगर दोहरी नागरिकता का प्रावधान होता तो राज्य की अपनी अलग नागरिकता होती। जैसे अमेरिका हो गया, अमेरिका में अगर कोई राज्य है, अगर उस राज्य में आप रह रहे हैं तो राज्य की नागरिकता आपकी अलग होगी, अमेरिका की नागरिकता अलग होगी। लेकिन भारत में ऐसा प्रावधान नहीं है। मान लीजिए अगर आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में आपको अलग से नागरिकता लेने की जरूरत नहीं है कि आप एक भारत की नागरिकता और एक उत्तर प्रदेश की नागरिकता लें। ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। लेकिन अमेरिका में ऐसा प्रावधान है कि वहाँ पर अगर आप अमेरिका में रहे हैं तो अमेरिकन नागरिकता और वहाँ के एक राज्य की नागरिकता, जिस राज्य में आप हों, प्रावधान वहाँ का है दोहरी नागरिकता का। लेकिन भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। मीन्स हम इस पॉइंट से अभी समझ सकते हैं कि नागरिकता केंद्र सूची का विषय है, इस पर कानून केवल संसद बना सकती है, यानी पूर्ण रूप से संसद का अधिकार है, और एकल नागरिकता का प्रावधान है भारतीय संविधान में। और संसद ने सर्वप्रथम 1955 में नागरिकता नियम पारित किया था, जिसके अंतर्गत जो है नागरिकता के प्रावधान दिए गए हैं उसमें, अधिनियम में। और भारतीय नागरिकता स्थान आधारित नहीं बल्कि वंश आधारित है। अभी कैसे है हम लोग इसको अगले पॉइंट में समझने वाले हैं कि वंश आधारित कैसे है, स्थान आधारित नहीं है। वंश आधारित का मतलब आप मोटी मोटी बातों से अभी यह अनुमान लगा लीजिए कि अगर आपके पिताजी, आपके दादाजी, दादी जी, माता जी, या उनमें से कोई और, या फिर कोई एक भारतीय सीमा क्षेत्र में स्वतंत्रता से पूर्व अगर जन्म लिए हैं, या फिर स्वतंत्रता के बाद
तो आप भारत के नागरिक स्वतः ही माने जाएंगे यदि आपने किसी और देश की नागरिकता अर्जित नहीं की है तब। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 5 में क्या उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 5 में कहा गया है अधिवास द्वारा नागरिकता, मीन्स अधिवास संबंधी नागरिकता का प्रावधान इसमें किया गया है। वह भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, मीन्स जो व्यक्ति अगर भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा है उसके माता पिता में से कोई एक भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, ठीक है, या फिर संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्षों तक साधारण तौर पर भारत का निवासी रहा हो। मान लीजिए कोई व्यक्ति ब्रिटेन से आकर यहाँ लगातार 5 साल रहा, वह ब्रिटेन वापस नहीं गया और उस वक्त जो है संविधान लागू नहीं था, उससे जस्ट 5 साल पहले आकर रह रहा था यहाँ, तो वह भारत का नागरिक हो जाएगा, जिसे जो है एंग्लो इंडियन भी कहा जाता है। एंग्लो इंडियन के लिए भी प्रोविज़न किया गया है हमारे संविधान में, कुछ सीटें उनके लिए रिजर्व की जाती हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा। हालांकि अब लोकसभा में इसका प्रावधान खत्म कर दिया गया है। तो ये रही इसमें कुछ मोटी मोटी बातें कि अधिवास संबंधी नागरिकता क्या है, कि मीन्स यहाँ इंडिया में निवास करने से संबंधित अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारतीय राज्य क्षेत्र में हुआ है या उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय यानी भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, या संविधान प्रारंभ होने के ठीक पहले 5 वर्ष पूर्व से भारत का निवासी हो, तो उसको नागरिकता भारत की स्वतः मिल जाएगी। उसके लिए उसे कोई प्रावधान या कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है। अनुच्छेद 6 में क्या कहते हैं, पाकिस्तान से प्रव्रजन करके आए व्यक्ति की नागरिकता के लिए 2 शर्तें पूरी करना अनिवार्य है। मीन्स अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया है तो उसको नागरिकता अर्जित करने के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, इससे संबंधित 2 शर्तें हैं। उन दोनों शर्तों को हम देखते हैं। उसका या उसके माता पिता या उसके दादा दादी अथवा नाना नानी में से किसी का जन्म भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा परिभाषित भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो। मीन्स भारत शासन अधिनियम 1935 जो ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया था भारत को रेगुलेट करने के लिए, जिसके आधार पर बाद में कहा जाए कि हमारा संविधान भी उसी को मूल मानकर या फिर उसमें बहुत से संशोधन करके बनाया गया। तो भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत जो भारतीय राज्य क्षेत्र थे, अगर उन राज्य क्षेत्रों के स्थान पर यानी उन राज्य क्षेत्रों में कहीं पर भी अगर उसके माता पिता अथवा दादा दादी अथवा नाना नानी में से किसी का जन्म जो है अगर हुआ है तो वह भारत का नागरिक, मतलब ऐसा होना चाहिए अगर पाकिस्तान का कोई व्यक्ति है। और दूसरी शर्त उसके लिए यह है कि 19 जुलाई 1948 से पहले और बाद में प्रव्रजन करने के लिए अलग अलग है। मीन्स अगर कोई व्यक्ति है जो पाकिस्तान में वर्तमान समय में रह रहा है लेकिन उसके माता पिता दादा दादी अथवा नाना नानी में से किसी का जन्म 1935 अधिनियम जो भारत शासन अधिनियम था उसके किसी राज्य क्षेत्र में हुआ है और वह वर्तमान समय में पाकिस्तान में है, अगर वह व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले आ जाता है, यानी इस तिथि से पहले आने वाले व्यक्तियों के लिए सिर्फ इतनी शर्त है कि वह आने के बाद साधारणतः भारत में रहे, किंतु इस तिथि को या उसके पश्चात आने वाले व्यक्ति के लिए जरूरी है कि उन्हें जो है सक्षम अधिकारी के पास, यहाँ उन्होंने यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ उन्हें होगा, उन्हें सक्षम अधिकारी के पास स्वयं को भारत के नागरिक के तौर पर पंजीकृत करा लिया। यह पंजीकरण तभी हो सकता है जब ऐसा व्यक्ति नागरिकता के लिए ऐसा व्यक्ति नागरिकता के लिए आवेदन करने की विधि के 6 महीने पहले से भारत में रह रहा हो। सीधा अगर मोटी बातों में अगर हम इनकी बात करना चाहें तो पाकिस्तान से आने वाला कोई व्यक्ति भारत का नागरिक तभी समझा जाएगा जब वह या उसके माता पिता या उसके नाना नानी दादा दादी में से कोई एक व्यक्ति भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत जो राज्य क्षेत्र थे उन राज्य क्षेत्रों के
या राज्य क्षेत्रों के मध्य या फिर राज्य क्षेत्रों में उसका जन्म हुआ हो उनके दादा दादी में से, और वह व्यक्ति वर्तमान समय में पाकिस्तान में है, किंतु वह अगर 19 जुलाई 1948 से पहले आ जाता है, ये डेट आपको याद रखना है, ये एक तरह से डेटम लाइन है, 19 जुलाई 1948 के पहले अगर आ जाता है तो उसको कुछ नहीं करता है, वो साधारणतः आकर भारत में रहे, उसको नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन अगर इस तिथि के बाद कोई व्यक्ति आता है, यानी 19 जुलाई 1948 के बाद कोई व्यक्ति आता है, तो उसको एक पंजीकरण का फॉर्म यानी पंजीकरण फॉर्म फिल करना होगा आवेदन करने के लिए नागरिकता के। नागरिकता को पाने के मतलब नागरिकता को पाने के लिए उसके लिए एक आवेदन करना होगा। अगर वह 19 जुलाई 1948 से पहले आया है, उससे पूर्व उसको यह एक शर्त है कि वह 6 महीने भारत में रहे, उसके बाद आवेदन कर सकता है। ये रही कुछ प्रावधान जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 6 में वर्णित है, यानी पाकिस्तान से आने वाले व्यक्ति के लिए नागरिकता। केवल आपको इतना याद रखना है कि पाकिस्तान में आने वाले व्यक्तियों से संबंधित नागरिकता का उल्लेख अनुच्छेद 6 में है। अगर आप पीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं, आईएएस का एग्जाम देने जा रहे हैं, तब आपको ये फैक्ट्स जो है इतने बेहतर ढंग से पता होना चाहिए। लेकिन आपको एक केवल नौकरी पाने के लिए नहीं पढ़ना है, उसके साथ साथ अपने ज्ञानवर्धन के लिए भी पढ़ना है। तो उस दृष्टिकोण से आप लोग इसको तैयार करें। अनुच्छेद 7 में कहा है कि पाकिस्तान को प्रवर्जन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता संबंधी प्रावधान। मीन्स अगर कोई व्यक्ति भारत में रह रहा था और वह पाकिस्तान चला गया, यानी आज़ादी के बाद या फिर जो है उसके आसपास, तो उससे संबंधित जो प्रावधान है कि उसको क्या नागरिकता दी जा सकती है, तो उसके लिए प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 7 में। भारतीय यानी संविधान के अनुच्छेद 7 में बताया गया है कि जिस व्यक्ति ने 1 मार्च 1947 के पश्चात, ये डेट आपको याद रखना है कि 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत से पाकिस्तान के लिए प्रव्रजन कर लिया है, वह भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। किंतु यदि वह अस्थायी रूप से भारत, जो अनुच्छेद 6 में 19 जुलाई 1948, यानी हमने इससे पहले देखा कि 19 जुलाई 1948 के बाद आने वाले व्यक्तियों पर लागू होते हैं। मीन्स भारतीय संविधान के अनुच्छेद 7 में यह बताया गया है कि जिस व्यक्ति ने 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत में यानी भारत से पाकिस्तान के लिए प्रव्रजन किया है, वह भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। किंतु यदि वह अस्थायी रूप से भारत को की नागरिकता अगर पाना चाहता है, तो जो अनुच्छेद 6 में कहा गया है वही साधारण सा प्रावधान उसके लिए भी है। यानी 19 जुलाई 1948 के बाद अगर वह व्यक्ति भारत आता है वापस, तो उसको 6 महीने रहकर वही प्रावधान करना होगा कि आवेदन के लिए जो है मतलब आवेदन करे नागरिकता के लिए, और जो है उसको भी नागरिकता दी जा सकेगी। अनुच्छेद 8 में कहा गया है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति की नागरिकता संबंधी प्रावधान। मीन्स कोई व्यक्ति ऐसा है जो इंडिया का है, इटली में रह रहा है या किसी अन्य देश में रह रहा है, तो उसके लिए प्रावधान अनुच्छेद 8 में किया गया है। वह व्यक्ति जो संविधान के प्रारंभ होने के समय भारत के निवासी नहीं थे, किंतु वे भारतीय मूल के हैं। मीन्स भारतीय मूल के तो हैं, लेकिन वो भारत में नहीं रह रहे थे संविधान लागू होने पर, तो उनको भी नागरिकता दी जा सकती है। उनके लिए प्रावधान यह है कि जिस व्यक्ति का जन्म अथवा जिसके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी में से किसी का जन्म 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा भारत में हुआ था, यानी जो भारत शासन अधिनियम भारत को परिभाषित करता था, अगर उसमें हुआ था, और जो वर्तमान साधारण तौर पर किसी अन्य देश में रह रहा है, अर्थात वह भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। यदि वह अपने निवास के देश में भारत के राजनयिक या कौंसलीय प्रतिनिधि के समक्ष नागरिकता का आवेदन प्रस्तुत करता है और उसके आवेदन पर उसकी नागरिकता को पंजीकरण कर लिया जाता है। मीन्स अगर कोई व्यक्ति जो भारतीय मूल का है किसी अन्य देश में रह रहा है, तो उसको भी नागरिकता दी जा सकती है, लेकिन उसके लिए प्रावधान है कि अगर उसके माता पिता, नाना नानी, दादा दादी इनमें से कोई एक अगर 1935 अधिनियम के अंतर्गत जिस भाषा यानी भारतीय राज्य क्षेत्र को परिभाषित किया गया, अगर उस स्थान पर जन्मे हों, तो अगर वह व्यक्ति जिस भी देश में रह रहा है वहाँ पर जो भारत का राजदूत नियुक्त होगा या फिर जो है वहाँ का जो कौंसलीय प्रतिनिधि होगा, जो नागरिकता संबंधी रजिस्ट्रार बनाया गया होगा, अगर उसके सामने अपना आवेदन प्रस्तुत करता है और उस आवेदन को स्वीकार कर लिए जाने पर उसको भारत का नागरिक समझा जा सकता है। ठीक, ये प्रावधान अनुच्छेद 8 में किया गया है। तो आपसे नॉर्मली यही पूछा जा सकता है कि भारतीय मूल के विदेशी व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में किए गए हैं, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 8।
ये रही कुछ बातें अनुच्छेद 8 से संबंधित। अब अनुच्छेद 9 में कहा गया है नागरिकता की समाप्ति संबंधी प्रावधान इसमें किए गए हैं। अनुच्छेद 9 में सीधा सा केवल एक बात कही गई है, सीधी सी। उसमें यह बात कही गई है किसी अन्य देश की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने पर, अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए भारत का कोई व्यक्ति है, अगर वो जाकर किसी अन्य देश में रहने लगा, यूरोप के किसी अन्य देश में, अमेरिका के किसी अन्य देश में, या फिर जो है कहीं पर भी जाकर रहने लगा, और उसने जो है भारत की नागरिकता को नहीं छोड़ा है, फिर भी जाकर उसने जो है प्रावधान जो है वो लेकर फ्रांस की नागरिकता वहाँ पर रहने लगा, तब अगर वह फ्रांस की नागरिकता ले रहा है तो वह स्वतः भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, मीन्स उसकी नागरिकता स्वतः ही निरस्त हो जाएगी। ये प्रावधान इसमें किया गया है अनुच्छेद 9 में। अनुच्छेद 10 में कहा गया है किसी नागरिक की नागरिकता का अधिकार संसदीय विधान के अलावा किसी अन्य रीति से नहीं छीना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति जो है कोई उल्लंघन भी करता है तो जो संसद के द्वारा विधि बनाया गया है उसी नियम कानून के अंतर्गत ही उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है, अनुच्छेद 10 में कहा गया है। देखते हैं अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 है नागरिकता संबंधी विधि बनाने की शक्ति संसद को होगी। हमने सबसे पहली लाइन में पढ़ा था, उसी का प्रावधान अनुच्छेद 11 में है कि संसद जो है नागरिकता संबंधी कानून बनाएगी। ठीक, ये अनुच्छेद 11 में है। नागरिकता अधिनियम 1935 के अंतर्गत नागरिकता अर्जन के 5 तरीके उल्लेखित हैं। मीन्स नागरिकता किन किन तरीकों से अर्जित की जा सकती है उसको देख लीजिए। जन्म से नागरिकता, अगर कोई व्यक्ति भारत में पैदा हो रहा है और उसके पूर्वज भी भारतीय हैं तो उसको जो है जन्म से नागरिकता दी जाएगी। वंश के आधार पर नागरिकता, आपने देखा कि कोई व्यक्ति विदेश में भी रह रहा है, उसके वंश का कोई व्यक्ति यानी दादा दादी, नाना नानी, माता पिता में से कोई एक अगर भारतीय राज्य क्षेत्र में पैदा हुआ है तो उसके लिए भी नागरिकता का प्रावधान है। पंजीकरण द्वारा नागरिकता, बिल्कुल, अगर कोई व्यक्ति भारत में अगर रहने लग रहा है लेकिन बहुत समय तक रहने के बाद जो उसके लिए प्रावधान किया गया है। देशीकरण द्वारा मतलब कि कोई राज्य क्षेत्र है और वो भारत के कब्जे में आ गया। मान लीजिए जब सिक्किम भारतीय क्षेत्र में नहीं था तब सिक्किम के लोगों को भारत की नागरिकता नहीं दी जा सकती थी, लेकिन जब सिक्किम भारतीय राज्य क्षेत्र में शामिल हो गया तो सिक्किम के लोगों को भी नागरिकता दी गई। ये प्रावधान उसमें किया गया है। नए क्षेत्र के भारत में विलय पर नागरिकता, अगर कोई नया क्षेत्र जो है भारत में विलय कर देता है तब वही जो है सिक्किम वाला मैटर इसमें जो है हम समझ सकते हैं कि नए क्षेत्र में विलय करने पर नागरिकता। ठीक, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। नागरिकता अधिनियम 1935 के अंतर्गत नागरिकता समाप्ति की 3 स्थितियां बताई गई हैं। ये 3 स्थितियां कौन कौन सी हैं? नागरिकता परित्याग करने पर, अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से कहे कि मैं भारत की नागरिकता को अस्वीकार करता हूं तो वो जो है भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करने पर, हमने देखा इससे पहले कि अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है तो वह भारतीय नागरिकता से स्वतः ही यानी भारतीय नागरिकता के लिए अयोग्य हो जाएगा। और भारतीय संविधान के अगर भारतीय संविधान के प्रति जो है वो अनादर व्यक्त करता है या फिर भारतीय संविधान के जो निर्मात्री सभा में जो लोग थे अगर उनके प्रति अनादर व्यक्त करता है तो भी उसको नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। ये रही कुछ प्रमुख बातें भारतीय संविधान में जो उल्लेखित थी। लेकिन अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लाया गया, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा विवाद हुआ। उस प्रावधान इस अधिनियम में, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में क्या प्रावधान किया गया है इसको हम देखेंगे। तो इसमें किया गया है, यह अधिनियम नागरिकता अधिनियम 1935 में संशोधन करता है, 1955 में संशोधन करता है। जो 1955 का नागरिकता अधिनियम था उसमें यह संशोधन करके क्या क्या प्रावधान करता है, उन प्रावधानों को अगर देखना चाहें, इस संशोधन में यह कहा गया है कि 31 दिसंबर 2014, ये इंपॉर्टेंट डेट है, आपको ये परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में दाखिल होने वाले, यानी जो 31 दिसंबर 2014 की डेटम लाइन है, इस लाइन के पहले अगर भारत में कोई व्यक्ति शामिल हो रहा है, किन किन देशों का, उन देशों का नाम सुनिए, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, यानी इनके जो भारत के 3 पड़ोसी देश हैं, यहाँ से अगर कोई व्यक्ति भारत में आया है और उसके लिए एक प्रावधान विशेष रूप से हम यह कह सकते हैं कि इस्लाम धर्म को छोड़कर बाकी हिंदू, सिख, जैन, पारसी, ईसाई, ये 6 धर्म, अगर 6 धर्म का कोई भी व्यक्ति यानी कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से 31 दिसंबर 2014
को या उससे पहले अगर कोई व्यक्ति भारत में आया है तो उसे अवैध प्रवासी नहीं समझा जाएगा। मीन्स उसे अवैध प्रवासी के तौर पर व्यवहार उसके साथ नहीं किया जाएगा। ये बातें भारतीय जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है इसमें कही गई हैं। अवैध प्रवासियों के लिए नागरिकता के प्रावधान संबंधी जो छठी अनुसूची थी वो यानी कि जो अवैध प्रवासियों के लिए नागरिकता के प्रावधान संविधान की छठी अनुसूची में शामिल जो असम, मेघालय, मिजोरम यानी कि जो आदिवासी क्षेत्र हैं वहाँ पर लागू नहीं होंगे। मीन्स आपको ये भी याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किन किन क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे। तो असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा यानी आदिवासी क्षेत्रों में यह नियम लागू नहीं होगा। उन क्षेत्रों में भी लागू नहीं होगा यह नियम जहाँ पर इनर लाइन वाले क्षेत्र में इनर लाइन परमिट की जहाँ पर आवश्यकता होती है। इनर लाइन परमिट में आपके अरुणाचल प्रदेश वगैरह ही सब आते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड, ये 3 राज्य हैं। इनर लाइन परमिट, इनर लाइन परमिट क्या होता है कि वहाँ बिना परमिट के आप वहाँ पर नहीं जा सकते, यात्रा भी नहीं करने जा सकते, भले ही आप भारत के ही निवासी हों। तो इस तरीके से यहाँ ये इसको इस दृष्टिकोण से रख कर बनाया गया है कि जो वहाँ की जनजातियाँ हैं उनके ऊपर खतरा बढ़ रहा था इस तरीके से, तो इसके लिए जो है इनर लाइन परमिट को बनाया गया। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में यह भी प्रावधान किया गया है कि कुछ आधारों पर ओसीआई के पंजीकरण को रद्द किया जा सकता है। कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिसके तहत जो है ओसीआई के पंजीकरण को रद्द किया जा सकता है। ओसीआई का फुल फॉर्म क्या कह सकते हैं हम कि ओवरसीज सिटीजनशिप इंडिया, मीन्स कह सकते हैं कि विदेशी भारतीय नागरिक, या फिर सॉरी ओवरसीज मीन्स आपको समुद्र पारीय नागरिकता यानी समुद्र पारीय भारतीय नागरिकों की जो नागरिकता है पंजीकरण है उसको भी रद्द किया जा सकता है। उसके लिए कुछ प्रावधान है कि अगर वह किसी विदेश का नागरिक हो, भारतीय संविधान के प्रति अनादर व्यक्त करता हो, या फिर जो है वो 2 देशों की नागरिकता उसके पास हो तो यहाँ नागरिकता नहीं दी जाएगी, या किसी अन्य कारण जो है। अब देखते हैं हम इसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, जिससे प्रश्न आपको आने वाली परीक्षाओं में देखने को मिल सकते हैं। हालांकि जितना टॉपिक हमने कवर कर लिया है, अगर आपने उसको ध्यानपूर्वक पढ़ा है, उसको समझा है और उसको अपने मस्तिष्क में बिठा लिया है, तो मैं आपको पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि प्रश्न इसके अलावा बाहर से कहीं नहीं आने वाला है। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान किया गया है, आपको बताना है। तो बिल्कुल भारत के जो भारतीय संविधान है उसके भाग 2 में 5 से 11 के मध्य जो है इसका पूरा उल्लेख किया गया है, नहीं 5 से 11 के बीच पूरा भारतीय नागरिकता संबंधित। और बात की जाए भारत में नागरिकता संबंधित कौन सा प्रावधान किया गया है, हमने बिल्कुल देखा था। इसमें ऑप्शन है आपके बहु नागरिकता, दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता या फिर उपर्युक्त सभी। तो बिल्कुल हमने देखा था कि एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। दोहरी नागरिकता का प्रावधान अमेरिका वगैरह में होता है, जैसे कि वहाँ के राज्यों की नागरिकता अलग से और वहाँ के देश की नागरिकता अलग से। बहु नागरिकता का कोई फंडा तो अभी तक समझ में नहीं आया है कि कौन से तमाम देशों की नागरिकता या फिर उसके जिले की नागरिकता, राज्य की नागरिकता या ऐसा, तो ये जो है कोई कॉन्सेप्ट तो अभी तक नहीं है। लेकिन एकल नागरिकता का प्रावधान भारत में किया गया है, यानी भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन देशों के नागरिकों की नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है? ऑप्शन है आपके बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो इन तीनों से संबंधित नागरिकता से संबंधित प्रावधान किया गया है। इन तीनों देशों से आने वाले 6 धर्मों के लोगों को उसका नाम आप लोगों ने देखा। और ये वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है, इसलिए हम थोड़ा प्रयास करेंगे कि जल्दी जल्दी कवर करें। और अगला प्रश्न है इसमें, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में कुल कितने धर्मों को, तो इससे पहले हमने देखा था कि विदेशी नागरिकों के नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया था, तो इसको हमने देखा था कि 6 धर्मों से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति की नागरिकता छीनी जा सकती है? ऑप्शन है आपके, यदि उसने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया हो। ऐसा नहीं है, अगर कोई व्यक्ति ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करता है तो उसके लिए जो है उचित दंड का प्रावधान है। उसके लिए इतना कठोर दंड नहीं दिया जा सकता कि उसकी नागरिकता छीन ली जाए। मीन्स उसकी नागरिकता छीनना इतनी आसान बात नहीं है, यदि वह संविधान के प्रति अनादर न व्यक्त करे तो। यदि उसने संविधान के प्रति अनादर प्रकट किया हो, अगर अनादर प्रकट किया है तो उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है। तो ये इसमें जो है विकल्प सही हो जाएगा आपका बी। यदि उसने आधार कार्ड न बनवाया हो, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, नागरिकता के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं है। उस भारत में भी लगभग अनुमान यही लगाया जाता है कि लगभग 10% लोग ऐसे हैं जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, फिर भी भारत के नागरिक हैं।
यदि उसने पासपोर्ट ना बनवाया हो तो ये भी प्रावधान नहीं है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अगर वह व्यक्ति भारतीय संविधान के प्रति अनादर व्यक्त नहीं कर रहा है तो वह भारत का नागरिक है। अगर अनादर व्यक्त कर रहा है तो उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है। ठीक, आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।